हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर हम स्वतंत्रता, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमको किन किन बिंदुओं की चर्चा करनी है, उसके सबसे पहले अपन देखेंगे लिबर्टी इज स्वतंत्रता है, उसके कॉन्सेप्ट का एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय देखेंगे। उसके बाद में हम स्वतंत्रता के दो अर्थों की चर्चा करेंगे, नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे प्रकारों पर। इसके स्वतंत्रता के विविध रूपों की चर्चा की जाएगी, जिसमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के विविध रूपों की चर्चा के बाद हम स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है ना, वो अध्ययन करेंगे। उसमें कुल 11 चीज़ें आपके कोर्स के अंदर दी हुई है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं कौन सी है, स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है, उसकी चर्चा की जाएगी। जैसे ठीक है ना, उसमें कुल मिलाकर के 8 बाधाओं की चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के मार्ग में कुल प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय से प्रारंभ करेंगे और उसके दो अर्थों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आगे जो बिंदु है, विविध रूप, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें और बाधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना चौथा पार्ट है, और चौथे पार्ट के अंदर दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, स्वतंत्रता और समानता। तो सबसे पहले लिबर्टी को देखेंगे, और उसके बाद में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इक्वलिटी यानी कि समानता को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो है स्वतंत्रता को पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति, बंधनों का अभाव। ये है स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आगे आने वाले बिंदुओं के अंदर हम देखेंगे कि वास्तव में बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है या कोई अन्य बात भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ तो यही होता है स्वतंत्रता का कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन आगे आने वाली जो बिंदु है उनमें हम ये समझेंगे कि केवल मात्र बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो है युक्ति युक्त बंधन भी होने चाहिए स्वतंत्रता पर। वो आगे आ रहा है। ठीक है, पर अभी वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ जो अगर पूछा जाए परीक्षा के अंदर, तो आपको लिखना है बंधनों का अभाव, मुक्ति या इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं बल्कि आंदोलन है। अगर इसको व्यापक रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जब अंग्रेजों का उपनिवेश था तो उस समय हम गुलाम थे। सारी राजनीतिक, प्रशासनिक और जितनी भी प्रणालियाँ होती है उनके ऊपर उनके ऊपर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, तो भारत के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के, प्राणों की बलिदान देकर के जो है वो देश को स्वतंत्र कराया। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलने वाला एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो स्वतंत्रता जो है वो एक शब्द नहीं है बल्कि एक आंदोलन है व्यापक रूप में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया। यह पवित्र त्याग था। अगर हम अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करें तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, सभी का केंद्रीय जो पक्ष वो क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। सभी का केंद्रीय पक्ष जो था वो स्वतंत्रता प्राप्ति था। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी, लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने वाली यह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। एक सभ्य समाज, एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र है। स्वतंत्रता जो है एक सभ्य राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का बीज मंत्र जो है वो क्या है, स्वतंत्रता।
तो इस स्वतंत्रता के जो महत्व को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समझाया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो पैटिक हेनरी नाम के एक विद्वान हैं, पैटिक हेनरी, उन्होंने इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती है ये बात कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। अर्थात वो स्वतंत्रता को जीवन से तुलना करते हैं। यदि किसी व्यक्ति जीवित है तो उसको स्वतंत्रता दो, अन्यथा उसको मृत्यु दे दो। कहने का मतलब यह है कि वो सीधी उसकी जीवन से तुलना करते हैं। यदि व्यक्ति का जीवित है तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अन्यथा उसको उसका जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। वो उसको तो मार देना चाहिए या उसको तो मर जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसको वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान ही है, ऐसा हेनरी पैटिक कह रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष के प्रतीक है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक समझाते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। अर्थात स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जन्म के साथ में ही प्राप्त हो जाती है और इसको कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी शासक, ठीक है, वो व्यक्ति को इससे छीन नहीं सकता और प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है। इतिहासकार रिची नाम जो कहते हैं, रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। जीवन के अधिकार के बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा डेनिस रिची नाम के विद्वान कहते हैं। बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है और उसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहा है। मानव की सबसे जो अगर महत्वपूर्ण जो आकांक्षा, इच्छा जो रहती है वो यही रहती है कि वो स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है और इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं है। यह किसी अन्य साध्य के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता कोई साधन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता अपने आप में सर्वोच्च साध्य है। अपने आप में, स्वयं में सर्वोच्च साध्य है। एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, और इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहता है। तो ये था साधारण परिचय। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अर्थ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह क्या है? ठीक है, केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। अगर हम ये मान ले, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। लेकिन अगर हम केवल बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता मानते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इच्छा अनुसार कार्य करेगा और इच्छा अनुसार कार्य करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या होगी? लड़ाई होगी, संघर्ष होगा और मनुष्य आपस में लड़ झगड़ करके ही आपस में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वह क्या करेगा? निर्बल व्यक्तियों पर शासन करेगा। अर्थात निर्बल व्यक्ति क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? दब जाएगी। ठीक है, वो उसका नष्ट हो जाएगी और जो शक्तिशाली होगा, सक्षम होगा, वही केवल स्वतंत्र हो पाएगा, वही अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर पाएगा। तो सबल और सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन होंगे। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? कहने का मतलब यह है कि केवल बंधनों के अभाव को हम स्वतंत्रता नहीं मान सकते, क्योंकि बंधनों के अभाव को यदि हम स्वतंत्रता मानते हैं तो इससे सभी लोग आपस में लड़ झगड़ के नष्ट हो जाएंगे और केवल जो शक्तिशाली होगा वही स्वतंत्र हो पाएगा। इसलिए स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। और इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति है। साथ साथ में इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता का अर्थ पूछा जाए या उसकी परिभाषा पूछी जाए तो उसको पूरा समझाना है और इस प्रकार से समझाना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने का नाम है, कार्य करने की शक्ति है। इसी दौरान वह
दूसरे व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मुझे इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है, साथ साथ में मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने की जो अधिकार है उसको हानि हो, उसको कोई बाधा पहुंचे, इस प्रकार का काम नहीं करना, काम करने का अधिकार नहीं। अर्थात मुझे स्वतंत्र जैसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है, वैसे दूसरों को भी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है, और मेरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, और इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए, एक तो हुआ बंधनों का अभाव जो अभी हमने देखा, और दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का होना। पहला विचार तो यही है कि व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो जानी चाहिए, अर्थात बंधनों का अभाव होना चाहिए। और दूसरा विचार यह है कि हमें दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचानी है, अर्थात हमारे ऊपर एक बंधन लग गया कि हमें दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, अर्थात हमको बंधन भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हम किसी भी रास्ते चलते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करने लग जाए, उसको मारने पीटने लग जाए, ये जो स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। बंधन, हमें दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, बंधन हो गया। तो पहला है बंधनों का अभाव और दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का होना। ये स्वतंत्रता के दो विचार है, ठीक है। और यही विचार जो है हम आगे जो है नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला जो विचार है वो बंधनों का अभाव, ये जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है, जबकि युक्ति युक्त बंधनों का होना ये सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो अब इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है, इसलिए हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हम पढ़ेंगे नकारात्मक अर्थ, और नकारात्मक अर्थ में आपको बता दिया है बंधनों का अभाव, अर्थात व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए, उसके कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी मामले के अंदर व्यक्ति के कुछ मामलों के मतलब जो है ये जो राज्य को जो है वो कुछ काम कर लेने चाहिए, बाद में व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए और उसको वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि इस स्वतंत्रता की इस अवधारणा के अंदर यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपना हित पता है, व्यक्ति को अपना फायदा लाभ हानि सब कुछ पता होता है, वो विवेकशील प्राणी है, ठीक है ना, उसके पास बुद्धि है, वो निर्णय कर सकता है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, मुझे कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, मुझे कौन से अस्पताल में जाना चाहिए, कौन से अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, उसको सारा ज्ञान है, ठीक है। मुझे तो वो व्यक्ति जो है अपना कल्याण कर सकता है, इसलिए राज्य को, सरकार को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये विचार जो है वो क्या है, नकारात्मक अर्थ है। और यही मैंने कहा था कि कोई बंधन नहीं होना, अर्थात मनमानी करने की छूट होना, ठीक है ना। ये वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, और ये मैंने आपको बता दिया। अब इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का जो नकारात्मक अर्थ है इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं। तो पहला है सामाजिक समझौतावादी विचारक, जो कि कौन से आते हैं, हॉब्स आता है, इसमें लॉक आता है और रूसो आता है, ठीक है। हॉब्स क्या कहता है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय नियंत्रण और निरोध एवं नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, अर्थात हमेशा के लिए नियंत्रण और निरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई बंधन हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, ये हॉब्स कहता है। उसी प्रकार रूसो भी इसी अवधारणा से प्रभावित है। वही व्यक्तिवादी विचारक भी इसी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। व्यक्तिवादी विचारक जिसमें J.S. मिल भी शामिल है। व्यक्तिवादी विचारक, देखिए नाम, इस नाम से स्पष्ट होता है व्यक्तिवादी, अर्थात ये विचारधारा जो है, व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बल देती है। वो ये मानती है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है, बाकी सभी साधन है, राज्य क्या है, वो साधन है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्व देने के कारण ये विचारधारा जो है वो राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का विरोध करती है, अर्थात यह नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देती है। इसलिए पहले तो सामाजिक समझौतावादी विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, और दूसरा आता है व्यक्तिवादी विचारक, जो कि जिसमें J.S. मिल का नाम शामिल है, और समझौतावादी विचारक जो है उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम उल्लेखनीय है। अब हम आगे देखेंगे J.S. मिल जो व्यक्तिवादी विचारक है वो क्या कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में। देखिए यहां पर
इस वर्ग में शामिल चिंतक जो कहते हैं इसी वर्ग में शामिल चिंतक मतलब यानी कि जे.एस. मिल कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। ये जो क्षेत्र है अंतःकरण, अपने, ठीक है, अंतःकरण का मतलब अपने वो दिल के अंदर जो जो विचार पनपना चाहता है या दिल से जिस व्यक्ति जो आकांक्षा रखना चाहता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। विचार की, वो किसी भी प्रकार के विचार रख सकता है, उसके ऊपर बंधन नहीं होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में किसी भी पत्र पत्रिका का प्रकाशन करवा सकता है वो। व्यवसाय के क्षेत्र में वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में यथार्थ व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के संबंध बनाने चाहिए, इस आदि सभी मामलों में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये विचारक समझ में आ गया कि ये नकारात्मक जो स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान है वो ये कहते हैं कि ये सभी जो मामले हैं उसमें व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होते। और इसी क्रम में मिल आगे और क्या कहता है, राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में उसके प्राइवेट मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्राइवेट मामले कौन से होते हैं, निजी कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, मुझे क्या भोजन करना चाहिए, ये जो सारे मामले हैं वो उसमें राज्य को डिसाइड नहीं करने देना चाहिए। राज्य जो है वो अपना काम राज्य जो है वो इस व्यक्ति के इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मिल कहता है। कहने का मतलब ये है कि मिल भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। अब हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक विद्वान है वो मूल रूप से किन बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं, किन बातों पर ज्यादा बल देते हैं। पहला, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। वही प्रतिबंध मतलब बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के विद्वान ये कहते हैं कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होंगे तभी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, बंधन होंगे तो उस व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। दूसरा है, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। राज्य का कार्य क्षेत्र कम हो, राज्य का कार्य क्षेत्र जो है, राज्य ज्यादा से ज्यादा कार्य करने लगेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राज्य के कार्य करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसलिए राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। ऐसी सरकार जो कि शासन कम से कम करे, कहने का मतलब यह कि व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा खुला छोड़ दिया जाए, मनमानी करने की छूट दे दी जाए, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया जाए, ऐसी सरकार है वही अच्छी सरकार है, कम से कम शासन करे। चौथी बात आती है, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। मानव विकास के लिए ये जो मानव को यदि विकास करना है तो वो मानव अपना हित जानता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो विवेकशील है। इसलिए व्यक्ति के खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। ठीक है ना, राज्य को जो है वो खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, अर्थात जो भी योग्य व्यक्ति है वो अपने आप आगे निकल जाएगा और अयोग्य व्यक्ति है वो अपने आप पीछे रह जाएगा, कमजोर व्यक्ति है वो अपने आप पीछे रह जाएगा। ठीक है, राज्य को ये नहीं करना चाहिए कि जो पीछे रह गया है उसको अन्य प्रकार की सुविधाएं वगैरह दे करके उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ये काम राज्य को नहीं करना चाहिए, ये मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विद्वान। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है, सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। और ये भी कहते हैं कि सरकार यदि किसी को जो अयोग्य है, पिछड़ा है, कमजोर है, उसको अगर संरक्षण देती है तो ये व्यक्ति के व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार द्वारा समर्थित जो संरक्षण है उसका विरोध करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होंगे कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है, अर्थात व्यक्ति के मामलों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी सरकार है, और खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, और सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और व्यक्ति जो भी योग्य होगा वो अपने आप आगे निकल जाएगा, ये माना जाता है इस स्वतंत्रता के समर्थक विद्वानों के द्वारा। लेकिन आज वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां मनुष्य परस्पर निर्भर है,
ठीक है ना, जहां मनुष्य आज वैश्वीकरण के युग में हम जी रहे हैं, जहां एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के द्वारा मतलब सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए और वो मनमानी करने लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। उनको समाज में रहना पड़ता है, और समाज में रहेंगे, एक जब दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो समाज अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। जब दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो समाज अस्तित्व में आता है, समाज बनता है, और समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसको मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। मर्यादाओं का मतलब होता है बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं, इसलिए वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, उसको असीमित स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो कहती है कि बंधनों का अभावी स्वतंत्रता है, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, बंधन नहीं होने चाहिए, राज्य जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, ठीक है, और सरकार भी कम से कम शासन करे, खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा अगर किया जाए समाज के अंदर तो ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, व्यक्ति को दूसरों से सहायता प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक है, दूसरों से सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, उस दूसरों पर निर्भर है, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है व्यक्ति को कुछ न कुछ बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं। वो समाज में रहता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो वह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तब दूसरा विचार जो अस्तित्व में आता है उसको कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, ठीक है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इसीलिए कौन सा विचार आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। ये कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन से राज्य के साथ में और कौन सी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है, तो कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य के बारे में हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। कल्याणकारी राज्य वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति के ऊपर जो है राज्य के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, व्यक्ति के आर्थिक मामलों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, और टैक्स लगा करके जो पैसा एकत्रित होता है सरकार के पास में, उस पैसे के द्वारा जनता के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। जनता के लिए सरकार के द्वारा सड़कें बनवाई जाती है, हॉस्पिटल खोले जाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सरकारी स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है ना, अन्य बहुत सारी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। तो ऐसे राज्यों के अंदर क्या होता है, व्यक्ति के मामलों में राज्य हस्तक्षेप करता है। तो ये आगे अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको तो इतना याद रखना है कि स्वतंत्रता का जो सकारात्मक अर्थ है उसके जो है वो अवधारणा जो है कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात राज्य को कुछ सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाने तक सीमित रहना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाना और सुरक्षा तक के कार्य करने चाहिए। व्यक्ति के मामलों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। वही सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कहती है कि राज्य की कल्याणकारी भूमिका जो है वो होनी चाहिए, अर्थात राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। कौन सी स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। और कल्याणकारी भूमिका का मतलब यही है कि व्यक्ति के मामलों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा, व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा, व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, व्यक्ति के द्वारा कमाए हुए पैसों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और उस टैक्स से जो पैसा आएगा सरकार के पास में जो संग्रहित होगा, इकट्ठा होगा, उस पैसे से जनता के कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी, ठीक है। अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन करती है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। ये क्या कह रहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार ये कहता है कि आर्थिक विषमता की स्थिति में जब समाज के अंदर अमीरों और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है, तो ऐसे समय के अंदर हम कानूनों का अभाव
ठीक है, या बंधनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, ये सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि भाई जब समाज के अंदर अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है तो हम केवल और केवल कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि समाज के अंदर बहुत बड़ी खाई मौजूद है आर्थिक आधार पर। क्योंकि एक अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, गरीब के पास पैसा बहुत कम है, तो अमीर लोगों के द्वारा गरीब व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, उनको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए मजबूर किया जाएगा अमीरों के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसे समाज के अंदर जहां आर्थिक विषमता है वहां पर बंधनों का अभाव है, वो स्वतंत्रता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर गरीब लोग कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते ऐसे आर्थिक विषमता वाले समाज के अंदर। तो राज्य के द्वारा कुछ न कुछ उन गरीब लोगों के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई करने के लिए राज्य को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, और पैसे के लिए वो क्या करेगा, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा, उनके राज्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करेगा। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसे सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सचमुच उपयोग कर सके, ठीक है। ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा राज्य अपने कार्रवाई के द्वारा, जिससे व्यक्ति जो है या गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो भी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, बल्कि यह स्वच्छंदता तो मनुष्य को अधपतित कर पशु तुल्य बना देगी। आदर्शवादी विचारधारा यह कहती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक प्रकार की स्वच्छंदता है, और स्वच्छंदता से मनुष्य अधपतित होकर पशु तुल्य बन जाएगा। मनुष्य के इस तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा क्या किया जाए, उचित बंधन लगाए जाए। मनुष्य को अगर अपना विकास करना है तो उसके ऊपर बंधन अवश्य होने चाहिए, बंधन अवश्य होने चाहिए, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। और आज हम देखते भी हैं हमारे परिवार के अंदर, हम जब छोटे थे या हमारे से जो बड़े हैं वो हमको जहाँ जहाँ हम सही काम करते हैं, वहाँ पर हमको क्या किया जाता है, आपको खुला छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही हमारा कोई गलत काम सामने आता है या हम गलत दिशा की ओर चलने लगते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा हमारे ऊपर क्या किया जाता है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम ये काम नहीं करोगे। हमारा जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमारे ऊपर क्या लग जाता है, बंधन लगने जाता है, बंधन जो है वो लगने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे माता पिता के द्वारा जो बच्चों को जो स्वतंत्रता दी जाती है वो कौन सी स्वतंत्रता है, वो कौन सी सकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात हम जहाँ जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम गलत काम करने लग गए, हमारा जो व्यवहार ठीक नहीं है, उस परिस्थिति के अंदर हमारे ऊपर कोई ना कोई बंधन अवश्य लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता है और इस प्रकार के बंधन अवश्य होने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात मनमानी करने की छूट, इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट, इससे तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, ठीक है ना, और इससे समाज के अंदर व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो बंधन तो अवश्य होने चाहिए, उचित बंधन लगाए जाए तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। तो आगे देखते हैं हम। स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप इसकी पक्षधर है कि स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आवश्यक है, जहां जहां आवश्यक हो, ठीक है ना, उचित प्रकार के बंधन अवश्य होने चाहिए। दूसरा है समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज और व्यक्ति का हित जो है वो अलग अलग नहीं है, समाज और व्यक्ति का या राज्य और व्यक्ति का हित अलग अलग नहीं है, दोनों के हित परस्पर जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के हित से समाज बनता है, क्योंकि समाज किससे बना हुआ है, समाज तो लोगों से ही बना हुआ है ना, लोग आपस में जुड़ते गए, साथ साथ में रहने लगे तो समाज बन गया। तो अगर उसमें एक व्यक्ति का हित होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी हित हो रहा है, ठीक है, और समाज का हित हो रहा है तो एक प्रकार से व्यक्ति का भी हित हो रहा है। जब समाज का, पूरे समाज की भलाई हो रही है तो व्यक्ति का हित ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए बंधन होने चाहिए। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून के पालन में, स्वतंत्रता का सही रूप क्या है, राज्य के कानून के पालन में। राज्य के कानून के पालन करने से स्वतंत्रता कम नहीं होती है बल्कि स्वतंत्रता बढ़ती है,
ठीक है ना। राज्य के सब, जब मैं राज्य के कानून का पालन कर रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति भी राज्य के कानून का पालन करेगा, ठीक है, तो एक व्यवस्था बन जाती है, ठीक है ना। तो इससे स्वतंत्रता बनती है, उल्टी कम नहीं होती, इससे स्वतंत्रता बढ़ती है, ठीक है। ये कौन मान रहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक ये मानते हैं कि हम समाज के अंदर लोगों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता खूब दे दे, ठीक है ना, उनको बोलने की स्वतंत्रता दे दे, इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे जाए, उनको स्वयं जो है वो सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन जब तक समाज के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तब तक ये सारी जो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता है उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आदमी, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से ही जो बहुत ज़्यादा गरीब होगा तब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और इस्तेमाल किया जाएगा, उसको दास बना दिया जाएगा, एक प्रकार का गुलाम बना दिया जाएगा, जो कि अपनी स्वतंत्रता का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ये मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, उसके बिना ना राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं मिल सकती, उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा, मिल भी गई तो। पांचवा पॉइंट है, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। अगर हमें स्वतंत्रता का अस्तित्व स्वीकार करना है तो हमें अपने जैसी स्वतंत्रता दूसरे के पास में भी है, ठीक है। और जैसा मुझे कार्य करने की छूट है वैसे दूसरों को कार्य करने की छूट है, ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। छठी बात है, स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है वो ये मानता है, ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार ये मानता है कि स्वतंत्रता से व्यक्ति जो है वो सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वतंत्रता जो है एक परिस्थितियों का नाम है, उन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति जो है वो सर्वांगीण विकास कर सकता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको समाज में रहना ही पड़ेगा, उसको राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार करना ही पड़ेगा, तब उसके द्वारा, राज्य के द्वारा कुछ ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न की जाएगी जिसके अंदर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो मोटे तौर पर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि राजनीतिक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया है। तो एक बार वापस से थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए व्यक्ति के ऊपर। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, जहां जहां आवश्यक हो व्यक्ति पर प्रतिबंध होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता ये मानती है कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, समाज का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, समाज व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता ये मानती है कि समाज का हित और राज्य का हित आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इसलिए अगर समाज का हित होगा तो राज्य का व्यक्ति का हित होगा, और व्यक्ति का हित होगा तो समाज का हित होगा, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक जो है वो ये मानते हैं कि कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है, जबकि ये मानते हैं कि राज्य को कार्य करना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक ये मानते हैं कि राज्य को कार्य करना चाहिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक ये मानते हैं कि खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, जो भी व्यक्ति योग्य है वो आगे बढ़ जाएगा, राज्य को आगे, जो पीछे रह गया उसको आगे लाने की जरूरत नहीं है, उसको सहायता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक ये मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, व्यक्ति को जो है अपने सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने कर लिया है, और इसके समर्थक विद्वानों और विचारधाराओं का भी हमने समझ लिया है। आगे आने वाले क्लास के अंदर हम देखेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार, स्वतंत्रता के विविध रूप और प्रकार, इसमें ठीक है ना, अलग अलग रूपों, 10 प्रकार के रूप है, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप कोरोना से बचे रहें, घर पर रहें, और मास्क पहन करके ही जब आपको आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलना है, और सैनिटाइज़र का नियमित रूप से उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, और सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।